नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे देश भर में एसआईआर की बारी पर। चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाता सूची और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कानपुर के सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की है, जिसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। और साथ ही बात होगी अखिलेश यादव के असली जन्मदिन। एक पोस्टर पर सियासी संग्राम मचा हुआ है, जिसे बीजेपी की डबल इंजन का जवाब माना जा रहा है। और फिर जानेंगे कैसे यूपी में अपनी कोई जमीन पर ध्यान लगाते हुए बीएसपी ने नया प्लान तैयार कर लिया है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाता सूची को और भी ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में विशेष सघन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो कि हर फेज में करीब 3 महीने तक चलेगी और यूपी और उत्तराखंड दूसरे चरण में शामिल हैं। सत्यापन के लिए बिहार की तरह ही 12 दस्तावेज स्वीकार्य होंगे। आधार को सिर्फ आईडी प्रूफ माना जाएगा, ये नागरिकता का प्रमाण कतई नहीं है। इन दस्तावेजों में पहचान संबंधी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और साथ ही सिटीजनशिप प्रूफ से जुड़े कागजात शामिल होंगे। पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली, पानी, गैस बिल, बैंक पासबुक और मनरेगा कार्ड, साथ ही 2022 के वोटर जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। और इसी तरह नागरिकता या फिर सिटीजनशिप साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 2002 की, वोटर लिस्ट में माता पिता के नाम का प्रमाण जैसे दस्तावेज लगेंगे। जिस एसआईआर को लेकर सियासत चरम पर थी, अब वो पूरे देश में होने जा रहा है। मेन फोकस 5 राज्यों में रहेगा, जहां अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में प्रमुखता से शामिल होंगे। आयोग इन राज्यों में भी बिहार की तर्ज पर एसआईआर के बाद चुनाव का ऐलान करेगा। केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो जल्द ही बर्फ से ढक जाएंगे, इसके चलते इन्हें शुरुआती चरण से बाहर रखा जाएगा। एसआईआर पूरे देश में लागू किया जाए, इसको लेकर के चुनाव आयोग जो है वह लगातार अपने अधिकारियों की बैठक जो है वह कर रहा है। और अब जो जानकारी मिली है, हमें सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार पूरे देश में लागू किया जाएगा, लेकिन पहले उन राज्यों में लागू किया जाएगा जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण हो जाता है, असम महत्वपूर्ण में हो जाता है, और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आगामी दिनों में चुनाव होने हैं। वहां पर पहले जो है वह एसआईआर को लागू किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दूसरे चरण में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। दरअसल आयोग का लक्ष्य है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में हो और कोई अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल ना हो। बिहार में हाल ही में एसआईआर के जरिए कई अवैध मतदाताओं के नाम हटाए गए और वैध मतदाताओं को जोड़ा गया। इस प्रक्रिया का एक बड़ा मकसद विदेशी अवैध प्रवासियों की जन्म स्थान की जांच करना भी है, लेकिन इस मुहिम को लेकर सियासत गर्मा रही है। सत्ता पक्ष जहां इसे मुद्दे पर मुखर हो रहा है, तो विपक्ष लगातार इसे वोट चोरी का प्रयास बता रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि एसआईआर में कोई राजनीति ना हो। एसआईआर में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति वोट डालने से वंचित नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अगर एसआईआर होता है तो अच्छी बात है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में एसआईआर का सवाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर में भी एसआईआर पे कोई चुनाव आयोग की तरफ से या कहीं से भी राजनीति ना हो। जो लोग चुनाव वोट डालते हैं, कोई व्यक्ति वोट डालने से वंचित ना रह जाए। आखिर मकसद क्या है? मकसद कुछ और है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अब जनता के हर मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल है। तो अब वोटर लिस्ट में बदलाव और वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करके जीतने का इंतजाम कर रही है, जिसी कारण उन्होंने बिहार में भी किया। और उसका दूसरा पहलू आप देख सकते हैं कि जिन जिन राज्यों में आने वाले समय में इलेक्शन है, उन राज्यों में सबसे पहले एसआईआर प्रक्रिया की जाएगी। खेल में, क्रिकेट में धर्म को आधार बनाकर स्वयं को पीड़ित प्रदर्शित करना, इससे घृणित और कुछ नहीं हो सकता।
असदुद्दीन ओवैसी, पूरी उनकी पार्टी या जो लोग भी सरफराज का सरनेम खोज रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि भारतीय क्रिकेट टीम में सभी खिलाड़ियों का सरनेम आपने चेक किया? सिराज का सरनेम क्या है, शमी का सरनेम क्या है? भारतीय क्रिकेट टीम में और सभी खेलों में तमाम जगहों पर सभी धर्म के लोग, मुसलमान भी जिसमें शामिल हैं। वैसे भी देश के ज्यादातर राज्यों में 2003-04 के बाद एसआईआर नहीं हुआ है। अब 1.5-2 साल पहले ही इस प्रक्रिया को शुरू करके आयोग भविष्य के चुनावों को और निष्पक्ष बनाने की दिशा में काम कर रहा है। साफ है कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग एक मजबूत और निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करना चाहता है, लेकिन इस प्रक्रिया पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक अरब 40 करोड़ की आबादी वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन सियासत की बागडोर कुछ ही परिवारों के हाथों में क्यों सिमटी है? राजनीतिक दल एक दूसरे पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हैं, मगर क्या ये सिर्फ सियासी तीर है या फिर सचमुच सत्ता का खेल परिवारों तक ही सीमित हो गया है? आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। 1 अरब से ज्यादा की आबादी वाले देश में कुछ ही परिवार राज करते हैं। राजनीतिक दल बार बार एक दूसरे पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते रहे हैं। आज कुछ आंकड़ों के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सियासत में फैमिली ट्री की बात करें तो समाजवादी पार्टी की ओर से कुल चयनित सदस्यों की संख्या 158 है और सियासी परिवार से कुल 55 सदस्य हैं, जो 34.81% है। वहीं कांग्रेस के कुल चयनित सदस्य 857 हैं और सियासी परिवार से कुल 285 सदस्य हैं, जिनका रेशियो 33.25% है। और राष्ट्रीय जनता दल के कुल चयनित सदस्य 98 हैं और सियासी परिवार से 30 सदस्य हैं, जिनका रेशियो 30.61% का है। जेडीयू की बात करें तो कुल चयनित सदस्य 81 हैं और यह सियासी परिवार से कुल 28 सदस्य हैं, जिनका रेशियो 34.57% है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कुल चयनित सदस्यों की संख्या 2078 है, जिसमें सियासी परिवार से 387 सदस्य हैं, जिनका रेशियो 18.62% है, जो अन्य पार्टियों के मुकाबले काफी कम है। समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। किस तरह से उन्होंने लोहिया के समाजवाद को परिवारवाद में तब्दील कर दिया, ये किसे छिपा नहीं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाली पीढ़ियों में कौन होगा, ये अभी से तय है। लाभ के पदों पर कौन होगा, ये अभी से तय है। सैफई परिवार के अलावा समाजवादी पार्टी की कल्पना आप कुछ नहीं कर सकते। कई सारे दल तो ऐसे हैं जिनकी पार्टी में उनके परिवार का ही वर्चस्व है और वर्चस्व की इस लड़ाई में कुछ नेता भी हाथ धो लेते हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव पार्टी अध्यक्ष और सांसद हैं। पत्नी डिंपल यादव भी लोकसभा से सांसद हैं। चाचा रामगोपाल यादव राज्यसभा सांसद हैं। चाचा शिवपाल यादव विधायक हैं। भाई धर्मेंद्र यादव सांसद हैं। भाई आदित्य यादव भी सांसद हैं। भतीजे तेज प्रताप यादव विधायक हैं। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी विधायक हैं। विधायक तूफानी राम सरोज की बेटी प्रिया सरोज भी सांसद हैं। जियाउर रहमान वर्क भी सांसद हैं। समाजवादी पार्टी में नेतृत्व विरासत से नहीं, संघर्ष की परंपरा से आता है। जिस तरह से आदरणीय नेताजी जेल गए, कई बार उन्होंने गरीब किसान की आवाज लगातार उठाई, उसी तरह से श्री अखिलेश यादव जी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समाज में महंगाई बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहे हैं। कैसे उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग उन्हें फांदनी पड़ती है, फिर भी फांद रहे हैं, और वो लगातार इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से जनता ने उनको चुना है। लोकतंत्र में जनता अपना नेता चुनती है और जनता ने श्री अखिलेश यादव जी को 37+ गठबंधन की 43 सीटें लोकसभा में जिताकर ये आशीर्वाद दिया। भाई भतीजावाद का ये सियासी खेल कब तक चलेगा? क्या भारत का लोकतंत्र परिवारों की जागीर बनकर रह जाएगा? इसका जवाब सिर्फ जनता के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर के सीसामऊ से विधायक रह चुके इरफान और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। साथ ही इरफान और नसीम सोलंकी ने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की, लेकिन बीजेपी नेताओं से मुलाकात की सियासी मायने काफी ज्यादा निकाले जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको।
34 महीने लंबी कैद के बाद 30 सितंबर को महाराजगंज जेल से रिहा हुए इरफान सोलंकी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। रिहाई के बाद पहली बार दिवाली भैया दूज के मौके पर इरफान और नसीम ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के लखनऊ आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। नसीम ने भाई का टीका लगाया तो सतीश महाना ने बहन कहकर सिर पर हाथ फेर आशीर्वाद लिया। मुलाकात का सिलसिला यहीं नहीं रुका। इरफान दंपत्ति ने बीजेपी के पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी और कानपुर लोकसभा सांसद रमेश अवस्थी से भी भेंट की। ये मुलाकातें सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गई हैं। सवाल ये है कि क्या औपचारिक रिश्ते हैं ये या फिर बीजेपी की ओर झुकाव। ये फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और चर्चाओं में। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मगर इसे त्योहार है और त्योहार में शिष्टाचार में सब कुछ संभव और जायज है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक इसे त्योहारों में एक दूसरे के यहाँ जाने की प्रथा बता रहे हैं, मगर इन सब के बीच ये फोटोग्राफ चर्चा में बना हुआ। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से रिश्ते कायम रखते हुए इरफान सोलंकी ने रिहाई के बाद पहली बार अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान इरफान सोलंकी के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। इरफान सोलंकी ने अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया। मैं 3 साल बाद छूट के आया हूं, तो मैं हमारी बेगम जो विधायक हैं और बच्चों परिवार के साथ भाइयों के साथ आके उनका आशीर्वाद लिया और पिछले 3 साल की जो लंबी लड़ाई में उन्होंने हर कदम पे जो हमारे परिवार का साथ दिया, तो मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सियासी जानकारों का मानना है कि इरफान की ये चाल 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। इरफान सोलंकी की ये मुलाकातें सियासत के खेल को और रोचक बना रही हैं। ये बीजेपी की ओर झुकाव है या सपा से वफादारी कायम है? असली इरादा क्या है? यूपी की राजनीति में ये सस्पेंस कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आमतौर से किसी घटना पर ट्वीट और प्रेस रिलीज जारी करने वाली बहुजन समाज पार्टी अब अलग अलग जगहों पर प्रतिनिधिमंडल दल भेज रही है। खुद को जमीन से जुड़ा हुआ साबित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी खुद में बदलाव करती हुई दिख रही है। सवाल है कि बीएसपी की आक्रामकता के पीछे आखिर वजह क्या है? आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। आमतौर पर किसी भी घटना पर प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया के जरिए बात रखने वाली बीएसपी अपनी कार्यशैली में बदलाव करती दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी को ये बात पता चल चुकी है कि जब तक वे आम जनता से कनेक्ट नहीं होगी तब तक सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। तभी तो मायावती ने लखनऊ के काकोरी इलाके में हुई अमानवीय घटना के आरोपों पर काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया है कि इस तरीके की किसी भी अमानवीय घटना के दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार गंभीर है। इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हैं, सरकार लगातार दलितों के साथ, पीड़ितों के साथ, वंचितों के साथ खड़ी है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच चल रही है। उधर राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि बीएसपी को आम जनता से कटने की वजह से ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में बसपा नई पारी खेलना चाह रही है, इसीलिए अपनी सियासत में नए रंग घोल रही है। एक बड़ी रैली करने के बाद अब वो जो कमेटियां भेजने की बात है या फिर उनके दौरे या संगठन को मजबूत करने की जो कोशिश है, तो बीएसपी खुद को रिवाइव करना चाहती है। कहा जाता है कि सियासत में जो खुद को नहीं बदलता है, सियासत उसे ही बदल देती है। अब पिछले कुछ महीनों से बहुजन समाज पार्टी न खुद को तेजी से बदल रही है, बल्कि वे अपने प्रतिनिधि मंडल को भी जमीन पर भेजकर इस बात का एहसास करवाना चाहती है कि अब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय है। काकोरी में हुए कांड के बाद बहुजन समाज पार्टी अपने रुख को तेजी से बदल रही है और जमीन पर आम जनता के साथ कदम ताल मिलाना चाह रही है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आधिकारिक जन्मदिन 1 जुलाई को होता है, लेकिन उनके करीबियों का मानना है कि उनका असली जन्मदिन आज 23 अक्टूबर को होता है। और इस खास मौके पर लखनऊ में लगा एक पोस्टर सियासी हलचल मचा रहा है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार को जवाब देते हुए इसमें प्रबल इंजन सरकार का नारा दिया गया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने इस तरह के कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं और यहाँ से गुजरने वाले लोगों का ध्यान ये बरबसी अपनी तरफ खींच रहा है।
इस पोस्टर में इस बात का दावा किया गया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव का कंपैरिजन करते हुए दिखाया गया है कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। कुछ एक नेताओं को छोड़ दे तो बधाई संदेश कहीं और से नहीं दिखाई दिए। इस बार प्रबल इंजन के इस नारे ने राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सपा समर्थक इसे 2027 चुनावों की तैयारी बता रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे खोखली हुंकार करार दे रही है। देखिए, जनता द्वारा नकारी गई और सत्ता की भूखी समाजवादी पार्टी केवल ख्यालों में जी रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ताओं को हर दिन सपने आ रहे हैं कि उन्हें सत्ता मिलेगी और वो पोस्टरों पर उसका इजहार भी कर रहे हैं। परंतु जब से योगी जी ने और जब से मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, तब से राजनीति के मायने बदले हैं। परिवारवादी लोग, गुंडा तत्वों को संरक्षण देने वाले लोग और ऐसे लोग जो समाज में अराजकता फैला रहे हैं, उनको जनता ने हमेशा से सत्ता से दूर कर दिया। बीजेपी की केंद्र राज्य डबल इंजन सरकार को निशाना बनाते हुए सपा प्रबल इंजन की बात कर रही है। पोस्टर ही सीधा संकेत है कि सपा 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए कमर कस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्रिकेट की पिच पर अब सियासी बॉलिंग हो रही है। इंडिया ए टीम में सरफराज खान को जगह न मिलने पर मामला धार्मिक रंग ले चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के एक ट्वीट ने आग लगा दी, तो समाजवादी पार्टी ने अबू आजमी ने भी इसे मुसलमानों के अपमान से जोड़ दिया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ये है कांग्रेस की मानसिकता। हम बोलते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये तो टीम को भी टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। इंडिया क्रिकेट टीम में सरफराज खान को नहीं चुने जाने का मामला अब सियासी रंग ले चुका है। विवाद की शुरुआत हुई कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद के इस ट्वीट से। एक्स पर लिखा गया कि क्या सरफराज खान को उसके उपनाम की वजह से टीम में जगह नहीं दी गई? सिर्फ पूछ रही हूँ। हम जानते हैं गौतम गंभीर का स्टैंड कहाँ है। शमा का इशारा गंभीर के पूर्व बीजेपी सांसद रहने की तरफ था। ये ट्वीट वायरल होते ही सियासी तूफान आ गया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी शमा मोहम्मद की भाषा ही बोलते दिखे। अगर ये सिर्फ खान या मुसलमान की वजह से ये हो रहा है तो उसकी निंदा खुली होना चाहिए। और लोग जो कह रहे हैं ये सच्चाई भी है कि मुसलमानों को ये हर एरिया से बेइज्जत करना, उनकी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देना, हर तरह से मुसलमानों को ये लोग जो है ना दबा के रखना चाहते हैं। शमा मोहम्मद के इस पोस्ट पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया और कहा कि देश का बंटवारा करके मन नहीं भरा क्या? क्रिकेट एक रिलीजन की तरह है, पर क्रिकेट में भी रिलीजन को घुसाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस क्रिकेट में सियासत और कम्युनलिज्म दोनों लाने की कोशिश कर रही है। भारत का बंटवारा मजहब के आधार पर करके इनका पेट नहीं भरा, तो अब क्रिकेट टीम का बंटवारा, हमारे प्लेयर्स इन ब्लू का बंटवारा भी मजहबी आधार पर करना चाहते हैं। जो मुस्लिम का बैकवर्डनेस है वो कांग्रेस और रीजनल पार्टी से रिस्पॉन्सिबल है। कल तक इन्होंने उसको वोट बैंक रखा, आज उसको वोट बैंक रखने के लिए डराते धमकाते, और इनके हर सोच में, हर नजर में हिंदू मुस्लिम है। क्रिकेट जगत से भी ऐतराज आया और कहा गया कि मुझे शर्म आती है कि एक पार्टी प्रवक्ता ने ऐसा कहा। राजनीतिक पार्टियां किसी खिलाड़ी को मोहरा कैसे बना सकती हैं? ये बड़ी अटपटी बात है और ऐसी होनी नहीं चाहिए। अगर इसको आप एक कहते हैं ना कि मोहरा बनाया जा रहा है एक पॉलिटिकल गेम में, तो वो तो सबसे बड़ी बात है। तो मुझे लगता है ये जो हमारी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, इनको सोचना चाहिए कि आप कि कुछ कहने से पहले आप सोचें कि क्या उसका रेपरकशन उस खिलाड़ी पे क्या होने वाला है, आगे जाने वाला क्या होने वाला है, और उससे हमारे क्रिकेट को कितना नुकसान होने वाला है। वैसे तो मुंबई के धाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान ने घरेलू क्रिकेट में रनों की बरसात की। फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी लगाई। लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ए सीरीज के लिए घोषित स्क्वाड में उनका नाम नहीं है। इसके पीछे बीसीसीआई ने चोट का हवाला दिया, लेकिन सियासत को ये मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।